2021 बिहार के एक गांव में एक लड़की की शादी होती है। उसके पेरेंट्स के पास टोटल 1 से 2 लाख रुपए थे शादी की अरेंजमेंट के लिए। बट जिस लड़के के साथ उसकी शादी होने वाली थी वो एक नॉर्मल सा आईटीआई करने वाला स्टूडेंट था। बट उसकी डिमांड थी एक व्हीकल की जिसका दाम 1.5 लाख रुपए पड़ता था। इसके अलावा वो चाहता था कि उससे और भी बहुत सारे आइटम्स दिए जाए प्लस कैश 1.5 लाख रुपीज़। राउंड फिगर 3 से 3.5 लाख रुपए की सिर्फ और सिर्फ उस लड़के की डिमांड थी। अब ये जो परिवार थी उसकी टोटल बजट या फिर सेविंग्स थी 1 से 2 लाख रुपए के आसपास। अब वो इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए लोन लेते हैं, बाइक ईएमआई पर लेते हैं और कुछ ऐसे लोगों से वो उधार लेते हैं 1 से 1.5 लाख रुपए, जिसकी एनुअल इंटरेस्ट होता है 60% के आसपास, बिकॉज वो मंथली 5% का इंटरेस्ट लेते हैं। इस अरेंजमेंट के बाद शादी ठीक ठाक से हो गई। 4 से 5 दिन की सेलिब्रेशन थी। इवन मैं भी उस शादी में इन्वॉल्व था। मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि भैया लड़के को इतने डिमांड देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट दे थॉट इट्स ए जेम। वो जो लड़का था उनके लिए एक जेम था, डायमंड था, जिसे वो गंवाना नहीं चाहते थे, खोना नहीं चाहते थे। आज के दिन वो लड़की वापस उनके घर आई है बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स। वो जो लड़का था दिल्ली में जाकर काम कर रहा है। फिर जो लड़का ना ही उस बाइक को चला रहा है और ना ही उस 1.5 लाख रुपए को लेकर वो कुछ ऐसे कामों में यूटिलाइज कर पाया जिससे अगेन इनकम बन पाए। अल्टीमेटली उस लड़के ने अपनी शादी के लिए भी पैसे लड़की वालों से 50% से लेकर 60% मांगा था, जिसे उसने अरेंज करके दे दिया और शादी उसने अल्टीमेटली अच्छे से करवा लिया। अब बैक टू द 2023। अभी अगर हम बात करें तो लड़का अगेन दिल्ली में काम करता है। लड़की घर पर आई हुई है, कुछ दिनों से घर पे ही रह रही है। सेकेंडली इनकी जो परिवार है, ये फीमेल पेरेंट्स या फिर जो हस्बैंड वाइफ है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं बाइक के ईएमआई को पे करने के लिए। एवरी मंथ ये डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं और एवरी मंथ 500 से 600 रुपये इन पर पेनल्टी चार्जेस लगता है। वो लेडी जो कि नॉर्मल एक हाउस वाइफ थी, वो घर से बाहर निकली 2 महीने 3 महीने आउट ऑफ द स्टेट जाकर, आई थिंक गुजरात वाले एरिया में जाकर काम करती है। बट स्टिल वो सर्वाइव नहीं कर पाती है, वापस आती है। और इसी प्रकार से जो है उनका फाइनेंशियल सिचुएशन प्रॉब्लम वो फेस कर रही है। क्या पता खाने पीने को भी कैसा वो चलता होगा कैसा नहीं। एंड अल्टीमेटली अगर देखा जाए ना तो जो सीधे साधे लोग होते हैं, 60 से 70% लोग, हमारे इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा लोग सीधे साधे लोग ही होते हैं। वो शादी को लेकर ना बहुत ही एक्साइटेड होते हैं, बट फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ही कम होती है। बिल्कुल भी वो अवेयर नहीं होते हैं कि उनकी शादी में कितने खर्चे हो सकते हैं एंड उस अनएक्सपेक्टेड खर्चों को मीट करने के लिए वो कितने हायर इंटरेस्ट रेट पर वो लोन ले रहे हैं। ये वीडियो अल्टीमेटली इसी पर्पज से है कि हम समझ सकें कि अगर आप अपने मैरिज को, शादी को फाइनेंस करवाते हो तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप जानते हो कि कैसे इसे एडजस्ट किया जाए, प्लीज़ हेल्प टू दोस्त जिन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो फ्रेंड्स, बिना लेट के। नॉट ओनली गर्ल्स ऑल्सो बॉयज़, कुछ अच्छे लड़के भी हैं जो कि बिल्कुल भी डॉरी नहीं चाहते, ना ही बाइक चाहिए उन्हें और ना ही कुछ वो डिमांड करते हैं। बट वो अपनी खुद की शादी 50 to 60% ना फाइनेंस ही करवा लेते हैं, बोला जाए तो लोन पर या फिर क्रेडिट कार्ड के थ्रू से। एक एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं। मान के चलते हैं कि यहाँ पर एक राजीव नाम का व्यक्ति है जिसकी मंथली सैलरी 30,000 के आसपास है और उसकी बैकअप में सेविंग्स जो है 5 लाख रुपीज़ थी। बट वो अपनी शादी 10 लाख रुपीज़ की करवाना चाहता है, ठीक है। उसे 4 लाख रुपीज़ का पर्सनल या फिर मैरिज लोन मिल जाता है बैंक्स के थ्रू से 12% के इंटरेस्ट रेट पर। बता दूं कि ये जो इंटरेस्ट रेट है ना, आपके क्रेडिट स्कोर एंड आपकी जो सेफ्टी ऑफ योर जॉब है वो देखकर वो इंटरेस्ट और भी कम हो सकता है। यहाँ पर मान के चलते हैं कि एवरेज 12% पर एनम के हिसाब से मिल रहा है और वो बंदा जो है 3 साल में रिपे करना चाहता है, ठीक है। तो उसे 4 लाख रुपए मिल गए एंड वो जो रेस्ट 1 लाख रुपीज़ है वो मान के चलता है कि अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस है, अगर लगी तो क्रेडिट कार्ड को यूज करके वो मैनेज कर लेगा, ठीक है। अब वो बंदा 7 दिन की सेलिब्रेशन के साथ अपनी शादी को कंप्लीट करता है एंड उसके बाद जब हस्बैंड वाइफ बैठते हैं, दोनों कोऑपरेटिव हैं, समझदार हैं, बैठ के जब कैलकुलेशन करते हैं तो उनकी मंथली सैलरी की 50 to 60% सिर्फ और सिर्फ इस शादी के फाइनेंस या फिर फंड में जा रहा है एज ए लोन। वो कितने समय तक जाएगा? वो अगले 3 साल तक। लेट मी एक्सप्लेन यू। मंथली पेमेंट ऑफ दैट 5 लाख बनता है वो 15,000 के आसपास। उनका टोटल इंटरेस्ट 5 लाख रुपीज़ के ऊपर ना आराम से 1 से 1.5 लाख रुपए बन जा रहा है। टोटल 6,44,000 रुपये वो रिपे करेंगे अगले 3 सालों में टू दैट बैंक।
अब वो अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस को ना वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू से यूज करते हैं, मतलब मैनेज करते हैं। अब 1 लाख रुपए नहीं, मान के चलते हैं 50,000 रुपये जो है उनको अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस लग गए, क्रेडिट कार्ड के थ्रू से उन्होंने मैनेज किए थे, रिपे किया। ईच एंड एवरी क्रेडिट कार्ड की जो एवरेज इंटरेस्ट रेट है वो 36% पर एनम के आसपास है। एग्री। आगे अगर देखें तो ये इंस्टेंटली 50,000 रुपये क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट को नहीं रिपे कर पाते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं कि इसी 50,000 को ना अगेन वो ईएमआई में कन्वर्ट कर लेते हैं और 2,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से वो एवरी मंथ अभी रिपे करेंगे बोल के सोच रहे हैं। तो यहाँ पर टोटल हो गया 17,000 के आसपास, 17,000 17,500 के आसपास एवरी मंथ वो रिपे कर रहे हैं एज ए ईएमआई। क्रेडिट कार्ड की अगर टोटल इंटरेस्ट की बात करें तो ये बन जा रहा है 54,000, अराउंड 1,04,000 इन्हें सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड कंपनीज को रिपे करना है। इसके अलावा ना हम यहाँ पर कुछ पेनल्टीज एंड हिडन चार्जेस को स्किप कर चुके हैं। लेट मी ऐड दैम टू। आराम से 15 से 20,000 ना अगर आप टाइम पर रिपे नहीं करते हो या फिर कुछ टेक्निकल इश्यूज भी होती हैं तो 10 से 12,000 मिनिमम आपकी एक्स्ट्रा हिडन चार्जेस वगैरह बन जाती हैं क्रेडिट कार्ड कंपनीज की वजह से। के बाद आपकी जो रेगुलर नीड्स की जो खर्चे होते हैं, मान के चलते हैं कि 30% ऑफ योर सैलरी लग जाती है, जो कि 35% होता है, बट हम कम से कम 30% लेकर चलते हैं, अराउंड 9,000 के आसपास। आपकी सैलरी का 25 से 27,000 रुपये एवरी मंथ ऐसे ही जा रहा है, बच गए 2,500 से 2,000 रुपये या फिर 3,000 रुपये। लेट गेस कि इस बीच कुछ और इंपॉर्टेंट इमरजेंसी कुछ पड़ गई घर में, जहाँ पर आपको 5 से 10,000 रुपये की रिक्वायरमेंट्स है या फिर नीड्स है। अब इस पैसे को भी अगेन आप अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू से रिपे करते हो। होगा क्या पता है आपको, आपके क्रेडिट कार्ड के जो बिल्स है वो हर टाइम बढ़ता जाएगा। इसके साथ अल्टीमेटली आप डेब्ट ट्रैप में भी फंसते जाओगे, बिकॉज ये जो अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस जो है ना हर बार लगी रहती है। इस प्रकार से आप क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में अल्टीमेटली फंस ही जाते हो। इतना ही नहीं, इन सारे लोन्स के बाद ना आप पर काफ़ी हेवी बर्डन बन जाता है, जिस वजह से आपकी जो एग्जिस्टिंग जॉब है उसे आप चाहते हुए भी इग्नोर या फिर स्विच या फिर क्विट नहीं कर पाते हो। बट अब अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो फिर अलग ही बात है। अगर आप एक प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो तो आप काफ़ी बुरा फंस सकते हो। मेंटल प्रेशर काफ़ी हेवी रहता है। फाइनेंशियल सिचुएशंस को लेकर ना लड़के बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। थर्ड, फैमिली रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा बिगड़ सकता है। इवन आपकी जो न्यूली पार्टनर है शायद उसके साथ भी आपकी रिलेशनशिप बिगड़ सकती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द शॉर्टफॉल ऑफ फंड। सो अब यहाँ पर देखें तो इस लड़के ने जो भी डिसीजन लिया बहुत ही कैलकुलेटिव लिया, हिसाब किताब करके, बट अगेन ये बहुत ही डिप्रेस एंड स्ट्रेस में रहता है। क्या सोल्यूशन है? हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी जो सेविंग है या फिर हमारी जो बजट है उसमें ही हमारी अपनी शादी को समेट लेनी चाहिए। अगर आप एक्स्ट्रा फंड रिक्वायर है आपको, ट्राई टू गेट इट फ्रॉम योर फैमिली फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स और टू योर रिलेटिव्स और विद योर फ्रेंड्स। लोन लेकर शादी में अरेंज करना फिर मैनेज करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आपको अपनी सैलरी का सिर्फ और सिर्फ 30% ही ऐसे EMI फॉर एनी नीड्स देने चाहिए। सो अगर आपका जो लोन अमाउंट है, अगर उसकी EMI आपकी सैलरी के 30% के अंदर आता है, गो फॉर इट। अदरवाइज ट्राई टू मैनेज योर एक्सपेंसेस। आपकी जो शादी है वो कम से कम खर्चे में से हैंडल करने की या फिर क्लोज करने की कोशिश करें। पूरी की पूरी इंडस्ट्री बैठी हुई है आपसे पैसा लूटने में। आप जाओगे बैंक के पास, बैंक से पैसे लोगे, उस पैसे को आप स्पेंड करोगे, खर्च करोगे टू द मार्केट, एंड हर मार्केट यही चाहती है। बट अल्टीमेटली आप यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पीसने वाले हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर झेलने वाले हो। तो ट्राई करें सिंपल शादी, 4 लोगों को बुलाएं, मज़े करें, पार्टी करें, ख़त्म करें। किसी और की शादी के साथ खुद की शादी को बिल्कुल भी compete ना करें, बिकॉज वो आएंगे, खाएंगे, चले जाएंगे, बट इसके बाद 3 साल तक आपको झेलना पड़ सकता है। बी अवेयर विथ योर फाइनेंशियल डिसीजन। दैट्स ऑल फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। किसी पे कोई क्वारी फीडबैक हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। बी अवेयर विथ योर फाइनेंशियल डिसीजन एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा।